Hello viewers, welcome to my YouTube channel Rohit Singh Chemistry Classes. In the continuation of video lecture series of stereochemistry or stereoisomerism, we are approaching towards end. Now it's a lecture number 12 which is based on atrop isomerism. If you will bifurcate or divide atrop isomerism into three parts. First of all A, then trop and then isomerism. A means absence, trop means turn and isomerism means a compound having a same molecular formula but different structural arrangement. मीन्स ऐसे कंपाउंड्स जहां पर टर्न लेना मुश्किल है, या इसका दूसरा नाम है बाइफिनाइल कंपाउंड्स. बाइफिनाइल कंपाउंड्स मतलब दो फिनाइल ग्रुप अटैच्ड विद अ सिंगल बॉन्ड. तो दो फिनाइल ग्रुप जब सिंगल बॉन्ड के अक्रॉस अटैच हैं तो रोटेशन फ्री होना चाहिए, क्योंकि सिंगल बॉन्ड के अक्रॉस ये मतलब हैं दोनों फिनाइल रिंग. तो हमने प्रीवियसली पढ़ा था कि कन्फर्मेशन में जहाँ सिंगल बॉन्ड होता है वहाँ रोटेशन फ्री होता है, और रोटेशन फ्री होता है तो एक आइसोमर दूसरे आइसोमर में इजीली कन्वर्ट हो जाता है. जबकि रिस्ट्रिक्टेड मोशन जहाँ सी डबल बॉन्ड सी या मल्टीपल बॉन्ड है वहाँ पर रोटेशन फ्री नहीं हो पाता है. तो ये एक ऐसा केस है जहाँ पर सिंगल बॉन्ड होने के बावजूद रोटेशन फ्री नहीं है, इसीलिए एट्रॉप आइसोमेरिज्म बोला जाता है. अब रोटेशन फ्री क्यों नहीं है? क्योंकि आप देख रहे हैं कि इसमें कंडीशन क्या होती है कि दोनों फिनाइल रिंग के ऑर्थो पोजीशन पे, यानी 1 डैश दोनों देख सकते हैं आप. तो ऑर्थो पोजीशन पे क्या बल्कियर ग्रुप होना चाहिए, और दो बल्कियर ग्रुप दोनों रिंग में अगर ऑर्थो पोजीशन पे हैं तो वहाँ पे स्टीयरिक हिंड्रेंस होगा. स्टीयरिक मीन्स होता है बल्की ग्रुप, हिंड्रेंस मतलब होता है अवरोध. बल्की ग्रुप होने की वजह से रोटेशन में अवरोध पैदा होता है, यानी कि रेजिस्टेंस डेवलप होता है, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल घूम नहीं पाते हैं. तो ऐसे केस में क्या किया जाता है कि एक मॉलिक्यूल को दूसरे मॉलिक्यूल, यानी कि अगर हम प्लेनर वाइज देखने जाएं तो अभी मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये सपोज करिए कि जैसे आप इधर देखिए दिस वन, ये क्या है कि एक प्लेन में है, ये दोनों फिनाइल रिंग एक प्लेन में है. तो यहाँ पे क्या होगी, ऑर्थो पोजीशन यानी टॉप टू बॉटम आप देखेंगे बल्कियर ग्रुप लगे हैं, तो रोटेशन पॉसिबल नहीं है. तो इस वजह से हम क्या करते हैं कि इसको ऐसे यानी परपेंडिकुलर, अब आप इसको देख पा रहे हैं अगर ऐसे, तो ये परपेंडिकुलर है, यानी कि ये एक प्लेन में है एक्स वाई में और ये किस में है वाई जेड मान लीजिए इसको, तो दोनों प्लेन अलग है. तो अब इसका आप देख रहे हैं अवे और मतलब दोनों इस साइड में और इस साइड में ऑर्थो ग्रुप लगा है, यहाँ ऊपर और नीचे ऑर्थो ग्रुप लगा है. तो अब डिस्टेंस क्या हो गया, मैक्सिमम हो गया है, और जितना डिस्टेंस है ये आपका सिंगल बॉन्ड है इसके बीच में. तो ये रोटेशन कैसा होगा, रिस्ट्रिक्टेड होगा, ये घूम के ऐसे नहीं आ सकता है. क्यों? क्योंकि ये बल्कियर ग्रुप यहाँ पे और यहाँ पे क्या करेंगे, हिंड्रेंस कॉज करेंगे. तो इस वजह से ये क्या होते हैं, प्लेन में ना होके डिफरेंट उसमें होते हैं. तो यहाँ बेसिकली दो कंडीशन होती है कि ये नॉन कोप्लेनर होना चाहिए, और दूसरा क्या है कि उसके ऑर्थो पोजीशन पे बल्कियर ग्रुप होना चाहिए. वहीं पे आपका हिंड्रेंस डेवलप हो पाएगा, यानी बाइफिनाइल कंपाउंड्स में हम आइसोमेरिज्म देख पाएंगे, और इसी को बोलते हैं एट्रॉप आइसोमेरिज्म. तो इसी को हमें डिटेल में देखना है कि एट्रॉप आइसोमेरिज्म की क्या कंडीशंस हैं, कौन से कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव हैं. यानी ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए यहाँ पे भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होना चाहिए. जैसे आप आपके स्क्रीन पे NO2 और CH ग्रुप दे रखा है ऊपर और नीचे, तो ये अलग अलग हैं. तो एक्सिस के ऊपर और नीचे जो ऑर्थो पोजीशन पे ग्रुप हैं वो डिफरेंट ही होना चाहिए. ये आगे कंडीशंस में बहुत अच्छे से समझाया जाएगा. तो आइए स्टार्ट करते हैं एट्रॉप आइसोमेरिज्म या आइसोमेरिज्म इन बाइफिनाइल कंपाउंड्स. आपसे ये मेरी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बीच में स्किप मत करिएगा, क्योंकि ये बहुत ही डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट है. इसको समझने के लिए आपको शुरू से लास्ट तक वीडियो देखना होगा. और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जैसे आपको फर्दर नोटिफिकेशंस आता रहे. तो काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन. So let's start with the atrop isomerism. Atrop isomerism or biphenyl compounds. So we have to see isomerism in a biphenyl compound. तो जैसा कि आपने देखा है कि सिंगल बॉन्ड के कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के बीच में फ्री रोटेशन होता है. वहीं पे हम लोग कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म देख पाते हैं, जैसे कि प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा कि स्टैगर्ड फॉर्म, एक्लिप्स्ड फॉर्म, गॉश फॉर्म, स्क्यू फॉर्म, ये सारे क्या थे, सिंगल बॉन्ड के अक्रॉस थे.
तो यहाँ पे रोटेशन कैसा होता है, फ्री होता है। वही हमने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में देखा कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बीच में जो रोटेशन है वो रिस्ट्रिक्टेड टाइप का है, तो वहाँ पे एक फॉर्म दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो पाता है। लेकिन यहाँ पे सिंगल बॉन्ड के अक्रॉस भी रोटेशन फ्री नहीं होगा। उसका एक कारण है, वह कारण हम अभी आगे देखेंगे। तो सिंगल बॉन्ड के अक्रॉस रोटेशन ना हो पाना, इसका एक सबसे बड़ा कारण है कि दो फिनाइल ग्रुप ऐसे अटैच हैं आपस में, दो फिनाइल ग्रुप ये ऐसे अटैच हैं आपस में कि इनके ऑर्थो पोजीशन पे, यानी इस फिनाइल ग्रुप का ये ऑर्थो पोजीशन, 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 ये दोनों रिंग में आपके ऑर्थो पोजीशन जो हैं वो बल्कि कंपाउंड से या बल्कि मॉलिक्यूल से सब्स्टिट्यूटेड हैं। तो दोनों रिंग अगर प्लेन में होगा, सेम प्लेन में होगा, और दोनों के ऑर्थो पोजीशन पे, यानी चारों ऑर्थो पोजीशन पे, दो इस रिंग पे दो इस रिंग पे, अगर आपका बल्कि ग्रुप होंगे तो रोटेशन पॉसिबल नहीं है ड्यू टू स्टीयरिक हिंड्रेंस। ड्यू टू स्टीयरिक हिंड्रेंस रोटेशन पॉसिबल क्यों नहीं है? ड्यू टू स्टीयरिक हिंड्रेंस। अब आप देखिए कि ये जो फिनाइल ग्रुप है, ये जो फिनाइल ग्रुप है इसे मान लेते हैं ए, और ये जो फिनाइल ग्रुप है इसे मान लेते हैं बी। तो आप देख रहे हैं कि ए का और बी का जो कन्फिग्रेशन है ये एक जैसा नहीं है। ये एक प्लेन में है, ये आपका सपोज करिए प्लेनर है, एक्स वाई प्लेन में है, एक्स एंड वाई प्लेन में है। तो ये जो मॉलिक्यूल है ये आपका वाई और जेड प्लेन में होगा, यानी ये दोनों मॉलिक्यूल प्लेनर नहीं है। तो जब ये दोनों प्लेनर नहीं होंगे, ये कैसे हैं? ये लगभग 90 डिग्री रोटेशन ये 90 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहे हैं। तो 90 डिग्री एंगल फॉर्म होंगे तो ये बल्कि ग्रुप एक दूसरे के काफ़ी करीब नहीं होंगे। लेकिन अगर इस मॉलिक्यूल को इसको प्लेनर कर दिया जाए तो इनकी प्रॉक्सिमिटी काफ़ी पास आ जाएगी, और प्रॉक्सिमिटी पास होने की वजह से क्या होगा? स्टीयरिक हिंड्रेंस होगा। क्या होगा? दैट इज स्टीयरिक हिंड्रेंस। स्टीयरिक हिंड्रेंस जो होता है वो एक्चुअली बल्कि ग्रुप की वजह से होता है। तो इस ऑर्थो पोजीशन पे ये ऑर्थो पोजीशन है, इस फिनाइल का ये ऑर्थो ग्रुप है, यहाँ पे ये ऑर्थो ग्रुप है और यहाँ पे ये ऑर्थो ग्रुप है। तो ये दोनों अगर प्लेनर होते और सारे ऑर्थो ग्रुप पे मॉलिक्यूल होते तो यहाँ पे एक रिपल्शन होता ड्यू टू हैवियर मॉलिक्यूल, जिसे हम लोग बोलते हैं स्टीयरिक हिंड्रेंस। इस वजह से इन मॉलिक्यूल को कोप्लेनर नहीं रखा जाता है और 90 डिग्री के एंगल पे दोनों रिंग क्या होते हैं? अलाइंड होते हैं। दूसरी कंडीशन ये है कि ऑर्थो पे सब्स्टिट्यूशन होना जरूरी है। एक तो वो प्लेनर नहीं होंगे यानी कोप्लेनर नहीं होंगे, और दूसरा क्या होगा? ऑर्थो पे बल्कि ग्रुप होना जरूरी है। और बल्कि ग्रुप भी ऐसा होना चाहिए कि अगर इसको ए मान लें, इसको बी मान लें, इसको ए डैश मान लें और इसको बी डैश मान लें, तो कंडीशन क्या रहेगी कि ए इज़ नॉट इक्वल टू बी। ए जो है वो बी जैसा नहीं होना चाहिए, या हम बोलें ए डैश नॉट इक्वल टू बी डैश, यानी ये ए डैश भी बी डैश के बराबर नहीं होना चाहिए, यानी दोनों सेम मॉलिक्यूल नहीं होना चाहिए। तो ये कुछ कंडीशंस हैं एट्रॉप आइसोमेरिज्म का। अब इसको अगर आप बाइफर्केट करेंगे, ए अलग, फिर ट्रॉप अलग और आइसोमेरिज्म अलग, 3 पार्ट में। तो ए मीन्स होता है एब्सेंस, ए मीन्स एब्सेंस। ट्रॉप मीन्स होता है टर्न, ट्रॉप मीन्स टर्न। और आइसोमेरिज्म क्या होते हैं? ये आपको पता है आइसोमर्स क्या होते हैं? कंपाउंड्स होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम होता है, लेकिन इनका ओरिएंटेशन क्या होता है? अलग होता है। तो ये ऐसे कंपाउंड्स हैं। तो आप अगर इस स्ट्रक्चर में देखेंगे तो ये इसका मिरर इमेज है, यानी अगर ये एक फॉर्म है तो ये इसका मिरर इमेज है दूसरा फॉर्म। आप देखिए ये जो रिंग है ये इसका मिरर इमेज बना दी, इधर चली गई, और जो ये राइट वाली थी ये लेफ्ट में आ गई। बाकी ग्रुप भी वैसे ही हैं। तो इस ग्रुप को ये एक दूसरे के मिरर इमेज है। अगर इसके ऊपर आप इसको क्या करेंगे? सुपर इम्पोज कराएंगे तो ये रिंग इस रिंग के ऊपर आएगा और ये रिंग इस रिंग के ऊपर आएगा। तो ये नॉन सुपर इम्पोजेबल है, इसीलिए ये क्या है? इनैंशियोमर्स हैं। आगे बढ़ते हैं। ये बाइफिनाइल डेरिवेटिव्स का ये आपका प्लेनर अरेंजमेंट है, ठीक है। तो ये आपका ग्रुप कैसा है? ये ऑर्थो है और ये ऑर्थो है, ये ऑर्थो है और ये ऑर्थो है।
तो इस ग्रुप में सपोज करिए यहाँ पे लगा है COH और यहाँ पे भी लगा है COH। तो ये दोनों ग्रुप चूंकि बल्कि हैं तो क्या होंगे, इनमें क्या होगा, एक तरह का हिंड्रेंस होगा, स्टीयरिक हिंड्रेंस होगा, और ये मॉलिक्यूल क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, रिपल्शन होगा। ठीक है, तो ये ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो क्या कराते हैं, इसको रोटेट, यानी कि ये अगर प्लेनर है तो ये जो रिंग होगा ये कैसा हो जाएगा, नॉन प्लेनर। ठीक है, अब चूंकि ये दो फिनाइल रिंग के अंदर हो रहा है, इसलिए दो मतलब बाई और फिनाइल मतलब फिनाइल रिंग। ठीक है, C6H5 अटैच्ड विद C6H5, और ये सिंगल बॉन्ड है, और सिंगल बॉन्ड के अक्रॉस रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड है ड्यू टू हैवी ग्रुप एट ऑर्थो पोजिशन, ड्यू टू हैवी ग्रुप एट ऑर्थो पोजिशन। ये देखिए, ये ग्रुप इससे कनेक्टेड है, तो सपोज अगर ये रिंग हम A मान लें, इसको B मान लें, तो आप ये देख रहे हैं, ये ऑर्थो पोजिशन, ये ऑर्थो पोजिशन, ये मेटा पोजिशन, ये मेटा पोजिशन, और ये पैरा पोजिशन। सेम बेस O डैश, यानी कि ऑर्थो डैश, ऑर्थो डैश, मेटा डैश, मेटा डैश एंड पैरा डैश, यानी ये रिंग अलग अलग हैं जो कि एक सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड है। अब बाइफिनाइल में ऑप्टिकल एक्टिविटी ढूंढने वाले जो साइंटिस्ट वैज्ञानिक थे वो थे आपके बेसिकली क्रिस्टी एंड कैनर, जिन्हें 1922 में यानी 1922 में इन्होंने डिस्कवर किया था ये बाइफिनाइल्स में भी आपके ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होता है। जबकि यहाँ पे आप देखेंगे कहीं भी आपको कायरल सेंटर नहीं मिलेगा, कायरल सेंटर नहीं है। यहाँ पे क्या होता है, कायरल एक्सिस होता है, यानी कि ये जो एक्सिस है ये पूरी एक्सिस कायरल है, एक कार्बन कायरल ना होकर पूरी एक्सिस कायरल है, जिसमें क्या है कि अलग अलग एक्सिस पे अलग अलग पोजीशन पे अलग अलग ग्रुप अटैच्ड हैं। तो ये हम आगे देखेंगे कि हम कैसे ऑप्टिकल एक्टिविटी पता करते हैं बाइफिनाइल कंपाउंड्स में। फिर आगे बढ़ते हैं। अब जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि जो एट्रॉप आइसोमेरिज्म ये वर्ड है ये कॉइंड किया गया था, ये वर्ड दिया गया था रिचर्ड कुन द्वारा, रिचर्ड कुन इन 1933 आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ बाइफिनाइल्स अप्रॉक्सीमेटली 11 ईयर्स आफ्टर, यानी 1922 में आपका बाइफिनाइल्स डिस्कवर हुए थे, और इनके में टर्न नहीं होता है, यानी बाइफिनाइल्स आपके चूँकि हैवी ग्रुप ऑर्थो पोजिशन में होने की वजह से यहाँ पे रोटेशन नहीं होता है, तो इसी वजह से एट्रॉप आइसोमेरिज्म बोला गया। ये 1933 में बोला गया बाय रिचर्ड कुन। तो आप देख पाएंगे कि ए मतलब होता है नॉट, ये जो मैंने आपको अभी प्रीवियस डिस्क्राइब किया था, ए मतलब नॉट या एब्सेंस, यानी कि वो चीज़ वहाँ पे नहीं है। क्या नहीं है, टर्न, टर्न मीन्स रोटेशन, यानी रोटेशन यहाँ क्या है, एब्सेंस है। किसके बीच में, आइसोमर्स के बीच में। दैट्स वाई एट्रॉप आइसोमेरिज्म इज द काइंड ऑफ आइसोमेरिज्म वेयर कन्फॉर्मर्स आर कॉल्ड एट्रॉप आइसोमर्स। मीन्स जैसे हम कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म में जो बीच बीच के फॉर्म बनते थे, यानी इक्लिप्स फॉर्म और स्टैगर्ड फॉर्म एक फॉर्म था, और बीच में इसकी फॉर्म गॉश फॉर्म जो बन रहा था, उस फॉर्म को हम डिफरेंट फॉर्म्स को हम कन्फॉर्मर्स बोलते थे। ऐसे एट्रॉप आइसोमेरिज्म में जो डिफरेंट फॉर्म्स बनते हैं इन्हें हम एट्रॉप आइसोमर्स बोलते हैं। कैन बी आइसोलेटेड एंड सेपरेट केमिकल स्पीसीज एंड विच अराइज फ्रॉम रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन अबाउट सिंगल बॉन्ड, यानी कि ये एट्रॉप आइसोमेरिज्म क्यों होता है, क्योंकि सिंगल बॉन्ड के बीच में रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होता है। रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन क्यों होता है, ड्यू टू बल्कियर ग्रुप प्रेजेंट एट ऑर्थो पोजिशन। ऑप्टिकल एक्टिविटी ऑफ बाइफिनाइल कंपाउंड्स की कुछ कंडीशंस हैं, वो कंडीशंस हम देख लेते हैं। जब हम मॉलिक्यूल को हमें देखना होगा कि ये एक ऑप्टिकली एक्टिव है या ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है, तो हमें कुछ कंडीशंस देखनी होंगी। अगर वो कंडीशंस फुलफिल कर रहा है तो ऑप्टिकली एक्टिव है, वो कंडीशंस अगर फुलफिल नहीं कर पा रहा है यानी कि वो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है। तो वो कंडीशंस क्या हैं, दो बेसिक कंडीशंस होती हैं। पहली कंडीशन है नाइदर रिंग मस्ट हैव प्लेन ऑफ सिमेट्री, यानी कि प्लेन ऑफ सिमेट्री उस रिंग के अंदर नहीं होनी चाहिए। ये तो मैंने आपको वहाँ पे भी बताया था जब कायरल कार्बन एक कायरल कार्बन बताया था कि वहाँ पे भी प्लेन ऑफ सिमेट्री या लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर प्लेन डिवाइड हो गया, जैसे मीजो कंपाउंड्स में हम बीच से डिवाइड कर देते हैं, तो ऑप्टिकल हाफ प्लस हो गया, यानी कि जो अबव पोर्शन है वो प्लस हो गया, जो बिलो पोर्शन है वो माइनस हो गया, तो वो क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया और कंपाउंड इनएक्टिव हो गया। तो वहाँ पे भी जैसे एसिमेट्री होना जरूरी था, वैसे यहाँ पे भी एसिमेट्री होना जरूरी है। तो कोई भी रिंग आपस में प्लेन ऑफ सिमेट्री या सेंटर ऑफ सिमेट्री ये सब नहीं होना चाहिए।
और दूसरी कंडीशन क्या है कि ऑर्थो पोजीशन मस्ट ऑक्युपाइड बाय लार्ज ग्रुप और एटम्स, यानी जो ऑर्थो पोजीशन है वो चाहे वो रिंग ए का हो चाहे वो रिंग बी का हो, तो जो ऑर्थो पोजीशंस हैं वो क्या होना चाहिए, हैवियर ग्रुप या हैवियर एटम से कनेक्टेड होना चाहिए, क्योंकि हैवियर एटम नहीं होगा तब तो रोटेशन हो जाएगा, यानी कि जब बल्कियर ग्रुप या हैवियर ग्रुप होंगे तभी रिंग मूव नहीं कर पाएगा और तभी मोशन कैसा होगा, रिस्ट्रिक्टेड मोशन। तो ये दोनों कंडीशन वहाँ पे फुलफिल करना होगा। अब ये एग्जाम्पल, एक ये एग्जाम्पल देखिए और एक ये एग्जाम्पल देखिए। इसमें देखिए कि ये जो ग्रुप है ये क्या है, ये यहाँ पे सिमेट्री है, यानी कि इस ऑर्थो पोजीशन पे ए था, यहाँ भी ए है, यहाँ बी है, यहाँ भी बी है। तो जब इसको हम ऐसे 20 से ऐसे डिवाइड करेंगे तो ये आधा पोर्शन ए वाला अलग चला गया, बी वाला सॉरी एक ये इधर हो गया, एक ये इधर हो गया, ऐसे ये रिंग भी डिवाइड हो गया, एक पोर्शन बी का ऊपर चला गया, एक नीचे चला गया। तो यहाँ प्लेन ऑफ सिमेट्री है, इसीलिए कंपाउंड क्या है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है। लेकिन जब आप इसको यहाँ से डिवाइड करेंगे इस पोर्शन को, तो देखिए यहाँ डबल ए है जबकि यहाँ सिंगल ए है। यहाँ पर भी देखिए इस रिंग में भी डबल भी है, यहाँ सिंगल भी है, यानी कि अपर पोर्शन अगर इसको हम 1 बोल दें, इसको 2 बोल दें, इसको 1 डैश बोल दें, इसको 2 डैश बोल दें, तो इस केस में क्या था, इस केस में 1 इज इक्वल टू 2 था और 1 डैश इज इक्वल टू 2 डैश था। जबकि इस केस में 1 2 के बराबर नहीं है, क्योंकि 1 देखिए डबल ए है और 2 सिंगल ए है, और 1 डैश यानी डबल बी और यहाँ क्या सिंगल बी, तो 1 डैश और 2 डैश भी बराबर नहीं है। यानी अगर इसको समराइज़ किया जाए तो जो अपर हाफ है वो लोअर हाफ के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इस केस में चूंकि बराबर था इसलिए ऑप्टिकली इनएक्टिव था। यहाँ 2 एटम ए थे, यहाँ एक ही एटम ए है, यानी यहाँ 2 सब्स्टिट्यूएंट है, यहाँ एक सब्स्टिट्यूएंट है, तो यानी कि यहाँ सिमेट्री नहीं है, इसलिए ये ऑप्टिकली एक्टिव है। अब अभी बोला गया कि ऑर्थो पोजीशन पे क्या होना चाहिए, सब्स्टिट्यूशन होना चाहिए, और सब्स्टिट्यूशन भी कैसा होना चाहिए कि ऊपर का सब्स्टिट्यूशन नीचे के सब्स्टिट्यूशन के बराबर ना हो, यानी कि डिफरेंट होना चाहिए। तो व्हेन ऑर्थो पोजीशन कंटेन्स 2 सिमिलर ग्रुप्स, अगर ऊपर का ग्रुप और नीचे का ग्रुप दोनों सेम है, सिमिलर ग्रुप है, तो कंपाउंड कैसा होगा, इनएक्टिव होगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे क्या होगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंस होगा, वहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा। ठीक है, तो अगर इसको मान ले ए, इसको मान ले बी, इसको मान ले ए डैश और इसको मान ले बी डैश, तो अगर ए बी के बराबर है तो आपका प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी, उस केस में कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। लेकिन चूंकि ए बी के बराबर नहीं है और ए डैश बी डैश के बराबर नहीं है, यानी चारों क्या है, डिफरेंट हैं, इस केस में जैसे आप एग्जांपल देखिए, ये COH ए है और ये ए है और ये बी है, तो ए और बी क्या है, ये अलग है, COH अलग है, NH2 अलग है, ऐसे ए डैश और बी डैश, ये भी क्या है, ये COH है और ये COH। हाँ, अब इस रिंग में देखिए ये ए डैश और बी डैश क्या है, बराबर है, सेम है, तो ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा। ठीक है, यानी कि ऊपर का जो ग्रुप है ए डैश है, ये बी डैश के क्या है, बराबर है, यानी ये भी COH है और ये भी COH है, तो ये कंपाउंड कैसा होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव। नेक्स्ट में देखते हैं, यहाँ पे भी देखिए ए और बी, ए डैश और बी डैश, अब यहाँ पहली बार में ही ए और बी बराबर हो गया, ये भी COH है, ये भी COH है, तो भी कंपाउंड एक्टिव नहीं है। यानी कि अगर कोई भी ऑर्थो सब्स्टिट्यूएंट अगर वो सिमिलर हुआ तो वहाँ प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी, यानी मॉलिक्यूल क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा, और डिवाइड हो गया तो वो कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। तो सबसे पहले ये देख लेना है कि हमको कि प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होना चाहिए, और दूसरा क्या देख लेना है कि ऑर्थो पोजीशन पे जो ग्रुप है वो क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। नेक्स्ट केस में आते हैं। अब ये रिंग देखिए, ये सपोज ये मेंशन किया, ये ए रिंग है, ये बी रिंग है, तो आप देखिए कि ऊपर NO2 है, नीचे भी NO2 है, लेकिन मेटा पोजीशन पे एक Cl भी लगा है, तो यानी अगर इसको आप ऐसे डिवाइड करेंगे तो A और B के बराबर नहीं होगा, यानी कि यहाँ पे एक एक्स्ट्रा क्लोरीन है। फिर आप देखिए इधर COH है, इधर COH है, तो इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल जाएगी, तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है, और ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है तो ये भी क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा।
लेकिन नीचे वाले केस में देखिए, यहाँ पे ये अलग ग्रुप है, ये अलग ग्रुप है, ये अलग ग्रुप है, ये अलग ग्रुप है, यानी कि ए बी के बराबर नहीं है और ए डैश बी डैश के बराबर नहीं है। सेम केस यहाँ पे भी है, ये ऊपर वाला अलग ग्रुप, नीचे वाला अलग ग्रुप, ऊपर वाला अलग ग्रुप, नीचे वाला अलग ग्रुप। तो यहाँ पे क्या है, चारों ग्रुप्स क्या हैं, डिफरेंट हैं। तो यहाँ क्या है, यहाँ पे आपका चारों ग्रुप अलग होने की वजह से यहाँ कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। तो ये कंपाउंड कैसा है, ये कायरल मॉलिक्यूल है। तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ये ऑप्टिकली एक्टिव है, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है। नेक्स्ट, ये पहला कंपाउंड है जो कि आइडेंटिफाई किया गया था, दैट इज 6,6 डाइनाइट्रो बाइफेनाइल 2,2- डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। एक ग्रुप उठा लीजिए कोई सा भी, सपोज करिए इसकी नंबरिंग स्टार्ट करते हैं। तो ये नंबर हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ये 4 है, ये 5 है और ये नाइट्रो जहाँ लगा ये 6 है। सिमिलरली ये अगर 1 है तो ये 1 डैश होगा, ये 2 डैश होगा, ये 3 डैश होगा, ये 4 डैश होगा, ये 5 डैश होगा और ये 6 डैश होगा। यानी 6 और 6 डैश पे क्या है, नाइट्रो। तो ये 6 डैश डाई नाइट्रो बाइफेनाइल। बाइफेनाइल क्यों, एक फिनाइल ग्रुप ये हो गया, दूसरा फिनाइल ग्रुप ये हो गया। बाइफेनाइल 2 डैश, यानी 2 पे कार्बोक्सिलिक एसिड है और 2 डैश पे भी कार्बोक्सिलिक एसिड है, यानी 2 डैश डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। तो पूरा कंपाउंड ये क्या हो गया, 6 डैश, यानी ये हो गया 6 और ये हो गया 6 डैश, ये हो गया 2, ये हो गया 2 डैश। 6 डैश डाई नाइट्रो बाइफेनाइल 2 डैश डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। ये पहला कंपाउंड है जिसके अंदर ऑप्टिकल एक्टिविटी पाई गई थी। क्यों पाई गई थी, क्योंकि ये जो ए है ये बी से अलग है और ये जो ए डैश है ये बी डैश से अलग है। तो ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है और इसका जो मिरर इमेज होगा, यानी कि जो इसका एनेंशियोमर है वो भी ऑप्टिकली एक्टिव होगा। अब आइए इसको रिवाइज कर लेते हैं पॉइंट्स। एट्रोप आइसोमर्स ऑफ बाइफेनाइल का अभी तक हमने क्या क्या देखा। ऑप्टिकल आइसोमर्स प्रोड्यूस्ड ड्यू टू रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन अबाउट सिंगल बॉन्ड इज कॉल्ड एट्रोप आइसोमर्स। यानी कि जो बाइफेनाइल्स हैं वो जो सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड हैं, वो अगर उसके अंदर अगर रिस्ट्रिक्टेड मोशन है, रिस्ट्रिक्टेड क्यों रहेगा, क्योंकि जो ऑर्थो सब्स्टिट्यूएंट्स हैं दोनों रिंग के वो बल्कियर ग्रुप हैं जो कि रोटेट नहीं होने देंगे, जिसकी वजह से यहाँ पे जो आइसोमेरिज्म आएगा इसे हम बोलेंगे एट्रोप आइसोमेरिज्म और वो कन्फॉर्मर्स कहलाएंगे एट्रोप आइसोमर्स। रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन क्यों होगा, 2 डिफरेंट बल्की ग्रुप्स, यानी ऑर्थो पोजीशन पे क्या होंगे, बल्कियर ग्रुप्स होंगे जो कि मॉलिक्यूल को रोटेट नहीं होने देंगे। और एक तीसरा पॉइंट है कि इनके बीच में एक एनर्जी बैरियर होता है, इतनी एनर्जी एटलीस्ट क्रॉस करनी होगी एक कन्फॉर्मर को दूसरे कन्फॉर्मर में चेंज होने के लिए। तो इतनी एनर्जी, हाई एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, इसीलिए ये कंपाउंड सेपरेबल होते हैं। जबकि हमने देखा कि कन्फर्मेशन ऑफ इथेन ब्यूटेन साइक्लोहेक्सेन में वहाँ पे कन्फॉर्मर्स रैंडमली, मतलब बहुत जल्दी जल्दी आपस में इंटर कन्वर्टेबल थे, तो वहाँ सेपरेट कर पाना मुश्किल था। लेकिन क्योंकि यहाँ रिस्ट्रिक्टेड मोशन है, फ्री मोशन नहीं है और इतनी एनर्जी चाहिए होती है एक कन्फॉर्मर को दूसरे में बदलने के लिए, तो यहाँ पे हम इनको सेपरेट कर सकते हैं। अब ये ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है, अभी मैं आपको प्रीवियसली समझा चुका हूँ कि ये सपोज ये ए है, ये बी है, ये ए डैश है और ये बी डैश है। तो यहाँ ए जो है वो बी के बराबर नहीं है, क्योंकि ए क्या है, COH ग्रुप है, बी क्या है, NO2 है। और सेम केस यहाँ पे भी ए डैश और बी डैश भी बराबर नहीं है, तो ये क्या है, ये ऑप्टिकली एक्टिव है और ये इनका क्या है, मिरर इमेज है, यानी एनेंशियोमर है, ये भी क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव है। अब ये आपके पास 2 एग्जाम्पल और हैं, एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2। तो इसको देख लीजिए। मैं तो चाहूँगा कि आप इन दोनों को सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में बताएं कि कौन सा कंपाउंड एक्टिव है, कौन सा कंपाउंड एक्टिव नहीं है। वैसे अगर आप देखेंगे तो ये NO2 है, ये COH है, यानी A और B ये डिफरेंट है। इस रिंग में भी आइए तो देखिए COH और COH कॉमन है, लेकिन यहाँ पे एक एक्स्ट्रा Cl लगा है, जिसकी वजह से ये भी क्या है, ये भी आप प्लेन ऑफ सिमेट्री यहाँ पर भी नहीं है। तो दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही हैं कि ये कोप्लेनर भी नहीं है और जिनके जो चारों सब्स्टिट्यूएंट हैं वो भी क्या है, अलग हैं।
तो इस हिसाब से ये ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है। इस केस में भी आप देखिए यहाँ पे इस ऑर्थो पे हाइड्रोजन लगा है, तो नाइट्रोजन कार्बोक्सिलिक एसिड ये अलग अलग हो गया, हाइड्रोजन और नाइट्रो ग्रुप ये भी अलग हो गया। और ये रिंग भी कैसे है 90 डिग्री पे, यानी कोप्लानर नहीं है, ये 90 डिग्री पे है। तो इस वजह से ये भी कंपाउंड कैसा है, ऑप्टिकली एक्टिव है, यहाँ भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। तो इस प्रकार से हम पता कर लेंगे एट्रोप आइसोमेरिज्म के तहत कि कौन सा कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है और कौन सा कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है। बेसिकली हमको देखना यही है कि दो बाइफिनाइल कंपाउंड्स जहाँ पर ऑर्थो पोजिशंस पे बल्कियर ग्रुप लगे हैं वो कैसे हों, 90 डिग्री पे ओरिएंटेड हो, यानी एक ग्रुप अगर एक्स वाई एक्सिस पे है तो दूसरा वाई जेड एक्सिस पे हो, यानी एक्सिस चेंज हो। तो मॉलिक्यूल चूंकि परपेंडिकुलर हैं तो उनके ऑर्थो सब्स्टिट्यूएंट्स भी डिस्टेंस पे हैं, तो ऐसे कंपाउंड भी एग्जिस्ट तो करेंगे उस पोजीशन पे, लेकिन रोटेशन होके वो प्लेनर नहीं हो पाएंगे, क्योंकि प्लेनर होने की वजह से स्टेरिक हिंड्रेंस लगेगा और कंपाउंड रिपेल होंगे। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एट्रोप आइसोमेरिज्म। Thanks for watching my YouTube channel. Kindly subscribe my channel and press the bell icon for the further notification. Thank you.